बीते कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम सुहावना बना हुआ था। जून के महीने में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पा रहा था। अगर हम कल की बात कर ले तो कल भी राजधानी दिल्ली में जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है वो तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस कम है। ऐसी जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। लेकिन अगर हम अब आगे आने वाले दिनों की बात करें, अगले एक हफ्ते के मौसम की बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो मौसम विभाग ने अब जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार अगले एक हफ्ते तक एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं लोगों को जो चुभन भरी गर्मी है वो दोबारा परेशान कर सकती है और मौसम शुष्क बना रहेगा। आप आज भी मेरे पीछे ऊपर आसमान में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो आसमान में बादल है वो नहीं आपको दिखाई देंगे। सूरज की किरण जो है वो सीधा लोगों के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को डिस्कम्फर्टनेस जो है वो महसूस हो रही है। अब आपको इस मैप के जरिए देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कहाँ पर कौन सा जगह मौसम चल रहा है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, देखिए अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब और इसके साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यानी पंजाब हरियाणा और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, यहाँ के लिए मौसम विभाग ने बताया है कि एक सिस्टम यहाँ पर सक्रिय है और 6 जून से मौसम यहाँ पर जो है वो शुष्क हो जाएगा यहाँ पर भी, और ये तकरीबन एक हफ्ते तक ही बना रहेगा। और इसकी वजह से जो तापमान है उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी जो है वो होगी और अगले कुछ दिन में जो इन तीनों जगहों पर है पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं ये दिल्ली में भी जो है अगले एक हफ्ते तक जो तापमान है वो तकरीबन 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच सकता है। और वहीं अगर हम पहाड़ों की बात करें, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, लेह लद्दाख हो गया, यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है जिसकी वजह से अभी यहाँ पर मौसम सुहावना बना हुआ है। तो यानी कुल मिला के दिल्ली एनसीआर के लोग जो पिछले कुछ दिनों से अच्छे मौसम की वजह से उनको जो है वो डिस्कम्फर्टनेस नहीं हो रही थी, लोगों को जो है वो अनकम्फर्ट फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब अगले एक हफ्ते तक जो है दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की है। इससे भी ज़्यादा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर के अंदर पौधे लगाने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि देश के हर नागरिक को अपने घर पर एक पौधा लगाना चाहिए और अगर आपके घर पर जगह नहीं है तो आप ऐसी जगह पर पौधा लगाएं जहाँ पर आप पौधे को बचा करके बड़ा करके उसकी वृक्ष को समाज के काम ला सकें। ऐसे में आज दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और कई विधायकों ने आज पौधारोपण किया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर पौधारोपण किया है। इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद रही, साथ ही पार्टी के कई विधायक भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें पर्यावरण को बचाना होगा और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें पौधा लगाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रधानमंत्री ने कई बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और वो लगातार इस बात का मैसेज देते रहते हैं। हालांकि आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में मानव श्रृंखला बनाकर ये मैसेज दिया है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एकजुट होना होगा। भारत तिब्बत सहयोग मंच की तरफ से आज मानव श्रृंखला बनाई गई, जहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर के पर्यावरणविद सहित पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे, जिन्होंने ये कहा कि आपको पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई पौधे लगाने होंगे और उसको एक संतान की तरह पालना होगा। देश भर में आज विश्व पर्यावरण के दिवस के मौके पर बड़ी बड़ी NGOs के साथ कई पॉलिटिकल पार्टी ने भी पौधे लगाए। साथ ही ये मैसेज दिया कि अगर आपको अपने वातावरण को साफ़ स्वच्छ रखना है, पॉल्यूशन मुक्त रखना है, तो आपको पौधे लगाने होंगे और पौधा लगाने के लिए आपको ये भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि पौधा जीवित रहे और बड़ा होकर के ये समाज के उत्थान के काम आए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। पंजाब के किसानों और केंद्र सरकार के बीच पिछले कई सालों से कई मुद्दों को लेकर टकराव जैसे हालात हैं, लेकिन अब इस टकराव को खत्म करने का प्रयास भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। आज
केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के जिला पटियाला के राजपुरा में पहुंचे और यहां पर उन्होंने एक किसान मिलनी प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जहां पर बड़ी संख्या के अंदर किसानों ने उनका वेलकम किया। ये पहली बार ऐसा था जब कोई केंद्रीय कृषि मंत्री पंजाब पहुंचा और किसानों ने उसका विरोध नहीं किया। बड़ी संख्या के अंदर किसानों ने उनका वेलकम किया। कृषि मंत्री भी उनसे बातचीत करते हुए नजर आए, उनके मुद्दों को समझा और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दी। इस दौरान कृषि मंत्री वहां पर खेतों में खुद ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। इस दौरान कृषि मंत्री ने पंजाब के अंदर धान की सीधी बिजाई को लेकर जो एक नई योजना शुरू की गई है उसका स्वागत भी किया और उन्होंने कहा कि देश के सभी किसानों को सीधी बिजाई को अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो पैसे की कमी होती है, पैसा कम लगता है किसानों का, लागत कम आती है और दूसरा पानी की बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो बचत होती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास हजारों की संख्या में वैज्ञानिक हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे देश की खेती को नवीनतम किया जाए, नई नई फसलों को रिसर्च करके जो किसानों को नवीनतम खेती की तरफ जो है वो मोड़ा जाए। इस पर केंद्र सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। इस दौरान किसानों ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना के अंदर है वहाँ का बजट बढ़ाने की मांग की, ताकि और ज़्यादा रिसर्च करके नई नई फसलें जो है वो किसानों के हित में जो है उनकी रिसर्च की जा सके और किसानों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह साफ कर दिया कि वो पंजाब के किसानों का सम्मान करते हैं और केंद्र सरकार किसानों की हर मुश्किल को हल करने के लिए लगातार तैयार है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज, चंडीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बुधवार की रात धरती हिली। खास तौर से महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट, MP के खंडवा और बुरहानपुर में लोगों ने महसूस किए भूकंप के हल्के झटके। खास तौर से हड़कंप मचा, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन राहत की बात ये रही कि खास तौर से यहाँ कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र के मेलघाट के चिखलदरा, धारनी, अकोला, बुल्ढाना के साथ ही मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर जिलों में बुधवार रात 9:57 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र के पास बताया जा रहा है। खास तौर पर धारनी, चिखलदरा और आमजिरी के आसपास भूकंप की गहराई करीब 10 किलोमीटर नीचे जमीन के भीतर दर्ज की गई है। खास तौर से मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ये भूकंप हाल ही में महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश का परिणाम हो सकता है। बारिश का पानी जमीन के भीतर जाकर चट्टानों से हलचल पैदा करता है, जिससे कभी कभी इस तरह के भूकंप आते हैं। जो है मानसून की सक्रियता और जमीन की के जो तापमान है उसमें अचानक आए बदलाव भी इसके कारण माने जा रहे हैं। फिलहाल किसी तरह की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है, फिर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि इससे पहले भी 6 महीने पहले 30 सितंबर को भी इस क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, अमरावती। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं सुनील कुमार। कानपुर में एक बार फिर बड़ा दर्दनाक हादसा। गंगा में नहा रही बच्ची डूबती रही और परिवार के लोगों ने बचाने की कोशिश की, वो भी डूब गए, क्योंकि आज गंगा दशहरा का पर्व था और गंगा स्नान करने के लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। जो कि श्रद्धालुओं की बात करें तो आज सुबह 4 बजे से गंगा स्नान और डुबकी लगाने के लिए भीड़ का सैलाब उमड़ा था, क्योंकि आज के दिन ही गंगा माता धरती पे विराजमान हुई थी। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की जो डुबकी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये, जिस तरीके से डुबकी लगाई गई, ऐसे में ही एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई डूब के। और अब जब डूबने लगे तो परिजनों ने और जो श्रद्धालु थे
उन्होंने मचाया शोर, और शोर मचाने के बाद में गोताखोर मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। और आपको बता दें कि जिस तरीके से गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया और बिल्हौर सीएचसी में भर्ती कराया गया, वहीं सीएचसी में डॉक्टर ने उन्हें तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित होने के बाद में पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिवार में एक कोहराम मच गया। कहीं न कहीं देखने वाली बात यह है कि जब पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरती थी, तो फिर ऐसे में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। जो कि गंगा स्नान करने श्रद्धालु आए थे, वो किस तरीके से डूबे, आखिर में किसकी गलती है और कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। सवाल इतना यूं नहीं खड़ा होता। वही मौके पर एसीपी बिल्हौर भी पहुंचे। बिल्हौर पहुंचने के बाद में तुरंत ही परिजनों को और जो मेले में आए लोगों को शांत कराया। शांत होने के बाद में पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब देखने वाली बात यह है, जांच निकल के आती है कि आखिर में ऐसी चूक कहां से हुई और किस तरह से हुई। वीडियो लिस्ट सहयोगी के साथ सुनील कुमार, JK24 न्यूज, कानपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टरों में हूं धनराज की राजधानी देहरादून से और बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश के अंदर जो कोविड के मामले हैं एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही देखिएगा कि यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। कुछ मामले जरूर निकल कर सामने आए, लेकिन वो कवर भी हो चुके हैं। और वहीं देखिएगा कि स्वास्थ्य विभाग उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जो बैठकों का दौर है वो अधिकारियों के द्वारा लिया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार की तरफ से भी एक बैठक ली गई है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से कोविड के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर भले ही हालात सामान्य हो, लेकिन सतर्क सभी को रहना है। और ये सतर्कता कहीं ना कहीं आगे चलकर काम जरूर विभाग के जरूर आती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने पिछले कोरोना काल में देखा कि किस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, अस्पतालों में बेडों की कमी लगातार देखने को मिली थी और काफ़ी समस्याएं का सामना कहीं ना कहीं आम जनता को उठाना पड़ा था। और इस बार वो समस्याओं का सामना ना उठाना पड़े, ऑक्सीजन की कमी ना हो और दवाइयों की कमी ना हो, अस्पतालों में बेडों की कमी ना हो, उसको लेकर लगातार जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और बैठकों का दौर इस समय उत्तराखंड के अंदर लगातार जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी हाल ही में एक बैठक स्वास्थ्य अधिकारी को ली थी और सभी को निर्देश दिए थे कि कोविड के जिस तरीके से मामले पूरे देश के अंदर बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर कोई भी स्थिति गंभीर ना हो, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सभी को अलर्ट मोड पर रहना है। और अस्पतालों में तमाम जो बेडों की व्यवस्था है या फिर कहा जाए जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो पूर्ण की जाए। और देखने में भी आ रहा है कि तमाम जो अस्पताल हैं राजधानी देहरादून के हों या फिर पूरे उत्तराखंड के हों, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, तो सभी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में जुट चुके हैं और लगातार बेडों की जो संख्या है उनको बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं सभी अस्पतालों में किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यदि स्थिति बिगड़ती है, कोविड के मामले बढ़ते हैं, तो उसको देखते हुए किस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि पूरा जो स्वास्थ्य महकमा है वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK24 न्यूज, देहरादून। सिटी रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि एक बार फिर गरियाबंद जिले अंतर्गत उदंती और राजापड़ाव क्षेत्र के जो जिला पंचायत सदस्य है, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिक गण एक बार आंदोलन और भूख हड़ताल में फिर उतर आए हैं। इस क्षेत्र के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम लोग हैं, वे मैनपुर जो ब्लॉक मुख्यालय है वहां भूख हड़ताल और धरना पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में पुल पुलिया का निर्माण अधूरा है और जो शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, निर्माण कार्य आधा अधूरे पड़े हैं, बिजली की समस्या है। इन सब चीजों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन और जो भूख हड़ताल में ब्लॉक में डटे हुए हैं। वहीं पर बताना चाहेंगे कि पूर्व में भी इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा, पुल पुलिया और रोड को लेकर कई बार चक्का जाम और आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होने के चलते एक बार फिर से आंदोलन में उतर आए हैं। वहीं कल जो
प्रशासन के आला अधिकारी हैं वहां पहुंचकर समझाइश देने का प्रयास किया गया और हड़ताल समाप्त करने को कहा गया, लेकिन जनप्रतिनिधि और विभाग के आला अधिकारी और आम लोगों के बीच सहमति नहीं बन पाई और उनका कहना है कि जब तक कोई ठोस पहल नहीं होता है यह जो भूख हड़ताल और आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि शासन प्रशासन के आला अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं वहां के आम नागरिकों के बीच क्या सुलह हो पाता है और यह भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन कब खत्म होगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर जहां हर कोई एक मां के नाम अपना पौधा लगा रहा है, तो वहीं फरीदाबाद में भी जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री हों, चाहे विधायक हो या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर जिला अधिकारियों की ओर से हर जगह पर आज पौधारोपण किया गया। इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर ने भी अमृता हॉस्पिटल के पास पौधारोपण किया और लोगों से आह्वान किया कि वो भी अपने घरों के आसपास का या जहां पर उनको जगह मिले वहां पर एक पौधा अपनी मां के नाम का लगाने का काम करें, ताकि आने वाले समय में पर्यावरण को बचाया जा सके और इस पॉल्यूशन से उसको निजात दिलाने का काम किया जा सके। तो वहीं बढ़ती गर्मी और पॉल्यूशन को रोकने के लिए एकमात्र उपाय जो है पेड़ों को लगाना है। इसी के कारण आज हर कोई जो है पेड़ लगाने का प्रण ले, ताकि आने वाले समय में भविष्य को सुधारा जा सके। तो वहीं उनसे जब इस बारे में पूछा गया कि हरियाणा में राहुल गांधी का दौरा हुआ और अब कांग्रेस अपना संगठन बनाने का काम करेगी और अलग अलग ज़िलों में जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ी है, जिसमें कोई भी अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी तक कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष भी हरियाणा में नहीं चुना गया। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब जो है अपने आप को सुधारना चाहिए न, और बल्कि ऐसे इस तरह की बातें करनी चाहिए। हालांकि अब जगह जगह पर पेड़ लगाओ अभियान जो है चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद, गुरुग्राम, राजस्थान और गुजरात तक जो अरावली क्षेत्रफल फैला हुआ है उसको भी अब जो है हरा भरा करने का बात केंद्र सरकार की ओर से कही गई है और यह भी कही गई है कि आने वाले समय में इसको कैसे ग्रीन किया जा सके, इस पर भी अब सरकार काम शुरू करेगी। देखने वाली बात यह होगी कि जो पेड़ पौधे प्रशासन, सरकार या विधायक मंत्रियों की ओर से लगाए जाते हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जा सके, उनकी जो है देखभाल कैसे करा जा सके और लगाने के बाद उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24 न्यूज़, फरीदाबाद। छत्तीसगढ़ में गौ तस्कर करने वालों की अब खैर नहीं। सरकार ने इसको लेकर के जो है सारे नियम जो है वो सख्ती कर दिए हैं। आपको बता दें कि डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा के जो है अध्यक्षता में जो है गौ तस्कर और रोकथाम के लिए जो है मंत्रालय में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में जो है तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद जो है कई बड़े अहम फैसले लिए हैं। अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी गौ तस्कर में संलिप्त पाए जाते हैं तो तत्काल उसे विभाग से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई भी तस्कर अगर ऐसे पाए जाते हैं तो इसमें जो है तस्करों पर जो है कड़ी कार्रवाई होगी। सफेफा कानून जो है वो लागू होगा और इसके साथ ही उनकी पूरी संपत्ति को जो है अटैच कर दिया जाएगा। वहीं इस संपत्ति को जो है गौ सेवा के जो सेवा कार्य में जो है उनकी संपत्ति का जो है खर्च जो भी आमदनी होगा जो मिलेगा उसको जो है लगाया जाएगा। इसके साथ ही और कई बड़े अहम फैसले लिए। इसके साथ ही विजय शर्मा ने यह भी बताया कि हर जिले में जो है एडिशनल SP नोडल अधिकारी जो है नियुक्त किए जाएंगे, जो कि जो है गौ तस्कर से रुके जो है मामले को विशेष करके देखा जाएगा। अब देखना यह होगा कि लगातार जो है गौ तस्कर के तमाम जो बड़े जो है मामले लगातार आ रहे थे, जिसके बाद कहीं न कहीं राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले हमने देखा है कि कई जिलों में जो है गौ तस्कर जो है बड़ी संख्या में जो है गौ तस्कर के लोग जो है पकड़ा रहे थे, गाड़ियां पकड़ाई जा रही थी
गौ मांस बेचा जा रहा था। ऐसे कई घटनाएं जो है लगातार आ रही थी, जिसके बाद जो है लगातार इसका विरोध हो रहा था, जिसके बाद बड़ी सख्त कानून बनाते हुए आज सरकार ने जो है और विजय शर्मा ने ये बात कही है कि अब गौ तस्कर करने वालों की जो है लगातार उस पर कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ये बैठक में जो है कड़े नियम जो बनाए गए हैं, इसके बाद क्या वाकई ही जो गौ तस्कर होता है उस पर जो है लगाम लगता है या नहीं लगता है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राय, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत जिला अस्पताल को डॉक्टरों ने रेफर सेंटर बना दिया है, जिससे प्राइवेट अस्पताल इलाज के नाम पर लोगों की गाड़ी कमाई लूटने पर लगे हैं। ये आलम इसलिए है क्योंकि जिला अस्पताल में लंबे समय से ना तो नाक कान और गला रोग यानी ENT चिकित्सक हैं और ना ही फिजिशियन है। इस समय जिले में उमस भरी भीषण गर्मी पड़ रही है। अस्पताल में गला खराब होने के मरीज भी आ रहे हैं, लेकिन नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक और फिजिशियन न होने के कारण मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे जांच के लिए जिला अस्पताल आ रहे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ENT विभाग से रोजाना करीब 20 मरीजों को ऑडियोमेट्रिक जांच के लिए निजी डायग्नोस्टिक सेंटर रेफर किया जा रहा है, जहां मरीजों से मनमाने रुपए वसूले जा रहे हैं। दरअसल पीलीभीत का जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर ही हैं। मौसम के बदलाव के चलते जिला अस्पताल में रोजाना 100 से अधिक मरीज कान नाक गला रोग से संबंधित आ रहे हैं। किसी के गले में दर्द है तो किसी के गले में खराश है तो किसी के कानों में पानी आने की भी समस्या है। ऐसे में औसत मरीजों के उपचार के लिए ऑडियोमेट्रिक जांच की आवश्यकता पड़ती है। विभाग में ऑडियोमेट्रिक्स मशीन तो है, लेकिन लंबे समय से ऑडियोमेट्रिक की तैनाती नहीं की गई। ऐसे में मरीजों को डॉक्टर निजी पैथोलॉजी लैब जाने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि ऑडियोमेट्रिक की जांच को लेकर जल्द ही टेक्नीशियन की तैनाती होने की संभावना है। मरीजों को बेहतर से बेहतर जाँच के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जिला अस्पताल में बेहतर जांच का दावा पूरा हो पाएगा या फिर ऐसे ही मरीजों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK24/7 न्यूज, पीलीभीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक की। ट्रैफिक को लेकर के लगातार जो आम जनता है वो परेशान नज़र आती है। बात करें वीकेंड की तो वीकेंड पर जिस तरीके का जाम पूरे शहर के अंदर लग रहा है, उसको लेकर के आम जनता अब चिंता में आ गई है। लगातार वो सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम अन्य माध्यमों से पुलिस और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सचेत करते हैं, उनको सूचनाएं भेजते हैं कि जिस तरीके से शहर के अंदर ट्रैफिक बढ़ रहा है इसका कोई ना कोई इलाज किया जाए। साथ ही साथ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की अगर बात करें, उसके बढ़ने से लोगों को ये लग रहा है कि दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो देहरादून की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लगातार उत्तराखंड के अंदर जब गर्मियों का सीज़न आता है तो टूरिस्ट उत्तराखंड की वादियों का, उत्तराखंड के झरनों का, नदियों का लुत्फ़ लेने के लिए उत्तराखंड आते हैं। लेकिन बात करें अभी की स्थिति की तो देहरादून की जनता के मन में ये चिंता है कि अगर ट्रैफिक इसी तरीके से बना रहा तो सीज़न के टाइम पर निश्चित तौर पर ट्रैफिक की स्थिति ये होगी कि आम जनता को इससे परेशान होना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि देहरादून के अंदर जिस तरीके से पार्किंग की दिक्कत है, पार्किंग को लेकर के लगातार अगर कहीं पर कुछ सामान लेने, दवाई लेने या अन्य कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए गाड़ी रोक करके खड़े होते हैं तो पुलिस वाले चालान करते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति या जिम्मेदार विभाग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है कि आम आदमी पार्किंग कहाँ पर करे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के बतौर नगर निगम और पुलिस प्रशासन दोनों को ही
जनता ये कह रही है कि किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए, देहरादून के ट्रैफिक से निजात दिलाई जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि देहरादून के ट्रैफिक से और पार्किंग की समस्या से किस तरीके से लोगों को राहत मिलती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK24 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त मैं बिहार से सबसे बड़ी खबर में दिखाने जा रहा हूं कि जब बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, वो जो है कुर्नी जो है रेप पीड़िता के घर पहुंचते हैं। जब रेप पीड़िता परिवार ने जो है अपना आप बीती कहानी जो है उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को सुनाते हैं, तो विजय कुमार सिन्हा जो है उल्टे कहते हैं कि आप बेटा कसम खाओ। देखिए, यह है बिहार की राजनीतिक। मतलब अगर किसी के घर में अगर जाइएगा दुख सुनने के लिए, अगर वो आपको जो है अपने आप बीती कहानी बताएंगे, तो यहाँ के नेता जो है बेटा कसम पर उतर जाते हैं। बताइए, कहीं ना कहीं जो है बिहार की राजनीति पर एक बहुत बड़ा एक सवाल उठता है। आखिर बिहार की आम जनता जो है किस नेता पर भरोसा करे, कहाँ जो है अपनी आवाज को रखे। कहीं ना कहीं बिहार में जो है बदलाव की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बिहार में जो है कभी जो है चूहा जो है मरीज को पेड़ खा जाते हैं, कभी चूहा जो है बांध तोड़ देते हैं और कभी चूहा जो है शराब पी जाते हैं। अभी जो मैं PMCH की बात करूं, अभी मुजफ्फरपुर की जो प्रीता जो बच्ची थी उसको PMCH ले गए थे, लेकिन वहां पर 5 घंटे रह गई बेटी। लेकिन वहां पर 5 घंटे में जो है PMCH में बेड नहीं मिला। बेड नहीं मिलने के कारण जो है उस गैंगरेप बच्ची ने जो है दम तोड़ दिया। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो है सवाल उठता है। क्या मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनके राज्य में जो मंगल की जगह अमंगल हो रहा है? विपक्ष बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, वो अमंगल पांडे है। अगर वो स्वास्थ्य मंत्री रहते तो जिसको जो है स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने 12 बजे रात में जब दौरा करते थे, स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल में दौरा करते थे, तो वहां पर जो है डॉक्टर को जो लापरवाही देखते थे तो उस वक्त वो बर्खास्त कर दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य है, जिस डॉक्टर को जो है तेजस्वी यादव ने बर्खास्त कर दिए थे PMCH के अंदर, उसी डॉक्टर को जो है फिर जो है ये जब स्वास्थ्य मंत्री बने मंगल पांडे, तो उसको जो है फिर जो है नौकरी पर वापसी कर लिए। कहीं ना कहीं जो है किसी के इशारे पर जो है बिहार में जो है इस तरह की हरकतें हो रहा है। बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अभी मैं बिहार की राजनीतिक पर मैं बात करूं तो बिहार में जो प्रशांत किशोर ने कह रहा है दिया है कि जो अशोक चौधरी जो मंत्री साहब है वो चुटपुटिया मंत्री है, उनको मेरे बारे में पता नहीं है। वो जब मेरे बारे में जब कहे कि प्रशांत किशोर का जुमा 2 दिन हुए हैं राजनीतिक परिवेश में, लेकिन मेरा पूरे खानदान जो है राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने कटाक्ष किया है कि अशोक चौधरी जी को मेरे बारे में पहले जानकारी जुटा लेना चाहिए, तब जो है उसको बयान देना चाहिए। अशोक चौधरी जी जो है चुटपुटिया मंत्री है, उनको मेरे बारे में कोई पता नहीं है। ये बिहार के जो अभी जो राजनीतिक जो है काफी उथल पुथल चल रहा है। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर में अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। पूरे प्रदेश भर में उनके जन्मदिन को कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में रामलला की पहली प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज उनके दरबार की जो कलश था उसकी स्थापना होनी थी। आज अयोध्या में खासकर महिलाओं ने सरजू घाट के पानी से, सरजू नदी से श्री रामलला के जलाभिषेक भी कराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने बेहद धूमधाम से मनाया। साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को मायावती ने भी ट्वीट के माध्यम से बधाई दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है और उन्हें यकीन है कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के तौर पर उत्तर प्रदेश और अग्रसित होगा। उनका सीधा इशारा ये था कि 2027 में आने वाले चुनाव में भी हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों। आज उनके इस जन्मदिन को धूमधाम से बीजेपी में मनाया गया। बीजेपी कार्यालय में भी जश्न मनाया गया। बेहद सादगी के साथ इस जन्मदिन को उत्तर प्रदेश के मुखिया ने मनाया, रामलला के दर्शन किए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलग अलग कार्यक्रम लगे रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में महिला मोर्चा हो,
महिला कार्यकर्ता हों, पुरुष कार्यकर्ता हों या जो युवा मोर्चा है, सभी ने उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, जगह 24/7 न्यूज़, लखनऊ।